मैं अक्सर सोच में डूब जाता हूं कि अगर ब्योमकेश मेरी जिंदगी का हिस्सा ना होता तो शायद मेरा जीवन कितना खाली, बेरंग और नीरस होता। नौकरी के झंझटों से मैंने बहुत पहले ही किनारा कर लिया था और साहित्य के सहारे खुद को व्यस्त रखने की कोशिश करता रहा। लेकिन सच्चा रोमांच, असली जुड़ाव, मेरी आत्मा को जिस चीज ने जीवंत किया, वो सिर्फ ब्योमकेश की उपस्थिति थी। वह मेरे लिए महज एक दोस्त नहीं, बल्कि एक अद्भुत दिमाग वाला इंसान था। उसके पास जटिल से जटिल मामलों की तह में जाने की अद्वितीय कला थी। मैंने अपनी आंखों से उसके सामने ऐसे ऐसे रहस्य टूटते बिखरते देखे हैं कि उनसे जुड़ी यादें सोचकर आज भी मेरे रोंगटे तन जाते हैं। उस रोज की ही बात है। हम दोनों अपने घर में बैठे थे। बाहर आकाश भूरा पड़ चुका था और लगातार हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। खिड़कियों से आती ठंडी नमी कमरे में भर गई थी। हवा की हर सरसराहट खामोशी को तोड़ते हुए भीतर तक चुभ रही थी। मैं हाथ में अखबार लेकर आराम से कुर्सी पर पसरा था, जबकि ब्योमकेश अपनी पुरानी आदत के मुताबिक अपने पाइप को बार बार सुलगाकर उसके लहराते धुएं में खोया हुआ था। धुएं की हल्की हल्की परतें छत को छू जातीं और धीरे धीरे हवा में घुल जातीं। मेरी नजर अचानक अखबार के पहले पन्ने पर पड़ी और एक शब्द देखकर मैं ठिठक गया। बड़े मोटे अक्षरों में छपा था, रहस्यमयी मौत। मेरी सांस जैसे हल्की सी अटक गई। मैंने तुरंत अखबार आगे बढ़ाते हुए कहा, ब्योमकेश, देखो तो जरा। उसने आलस से मेरी ओर देखा, फिर हाथ आगे बढ़ाकर अखबार को थाम लिया। मेरी नजरें उसके चेहरे पर जमी थीं। पहले तो उसकी आंखों में बस सामान्य जिज्ञासा थी, लेकिन कुछ पंक्तियां पढ़ते ही उसका चेहरा गंभीर हुआ और जल्द ही उसकी आंखें चमक उठीं। उसने धीरे लेकिन बेहद ठोस आवाज में कहा, अजीत, यह सामान्य दुर्घटना नहीं है। वह समझा रहा था कि हमारे बंगाल में तरह तरह की हलचलें रोज घटती रहती हैं, लेकिन यह मामला अलग है। यही खबर बता रही थी कि आधी रात को लोगों ने अचानक चीखें सुनी। जब लोग बाहर भागे तो उन्होंने देखा कि एक आदमी छाती दबाए जमीन पर गिरा पड़ा है। उसकी छाती में किसी नुकीली वस्तु से बना घाव था। अजीब बात यह थी कि खून बहा ही नहीं, फिर भी आदमी बेचैन होकर तड़पता रहा और अंततः उसकी मौत हो गई। उसके पास कोई हथियार नहीं मिला। डॉक्टर का कहना था कि यह घाव किसी चाकू या तलवार से नहीं, बल्कि किसी बेहद पतली और लंबी चीज से बना है। मैंने अविश्वास से पूछा, आखिर यह हुआ कैसे? जब न चाकू न गोली, तो फिर किससे मरा होगा? ब्योमकेश की आंखों में एक धीमी चमक थी। उसने होठों पर हल्की सी मुस्कान लाकर उत्तर दिया, यही तो रहस्य है अजीत। तुमने ध्यान दिया कि रिपोर्ट में लिखा है, घाव बेहद बारीक है, बिल्कुल ऐसा जैसे कोई सुई ढंसी हो। मैंने आश्चर्य से कहा, लेकिन साधारण सुई इतनी गहरी कैसे जा सकती है कि जान ले ले? वह कुछ देर सोच में डूबा रहा। तभी कमरे में दस्तक हुई। हमारा नौकर भीतर आया और बताया कि कोई सज्जन मिलने आए हैं। अनुमति देने पर एक अधेड़ उम्र का आदमी कमरे में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर बेचैनी और चिंता साफ नजर आ रही थी। वह हड़बड़ाते हुए बोला, आप ही हैं ब्योमकेश बाबू? मेरा नाम दत्ता है। ब्योमकेश ने शांत स्वर में उसे बैठने का इशारा दिया और पूछा, किस लिए आए हैं आप? दत्ता कुर्सी पर बैठते ही बोला, आज सुबह जिस हादसे की खबर छपी है, वह मेरे मित्र की मौत है। पुलिस कुछ समझ नहीं पा रही, लेकिन मुझे उम्मीद है आप कर पाएंगे। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने बताया कि मृतक का नाम प्रभाकर था, एक साधारण दुकानदार, लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसका व्यवहार बदल गया था। वह लगातार कहता रहता था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। हर वक्त डर में जी रहा था। दत्ता ने लाख समझाया, लेकिन प्रभाकर के भीतर का भय कम न हुआ। और अब अचानक यह मौत। मैं ध्यान से उसकी बातें सुन रहा था, जबकि ब्योमकेश बीच बीच में सवाल पूछता जा रहा था। प्रभाकर किस इलाके में रहता था? क्या किसी से झगड़ा हुआ था? कोई दुश्मन? दत्ता ने जितना उसे मालूम था सब बताया। फिर ब्योमकेश ने पूछा, क्या पुलिस ने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट दी है? अभी नहीं, दत्ता बोला। बस इतना कहा गया कि शरीर में धातु की कोई बेहद बारीक चीज मिली है, जैसे कोई कांटा धंसा हो। ब्योमकेश ने धीरे से दोहराया, कांटा? उसकी आंखें अचानक चमक उठीं। मैं हंसते हुए बोला, तो क्या किसी ने कांटे से मार दिया? वह गंभीर होकर मेरी ओर देखता बोला, अजीत, यह मजाक का विषय नहीं। दुनिया में ऐसे असाधारण हथियार होते हैं जो दिखने में मामूली लगते हैं, लेकिन असर बेहद घातक होता है।
दत्ता ने हाथ जोड़कर कहा, कृपया इस रहस्य को आप ही सुलझाइए। प्रभाकर का परिवार बर्बाद हो चुका है। व्योमकेश ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, मैं पुलिस से अनुमति लेकर इस मामले में उतरता हूं। दत्ता चला गया। कमरे में गहरी चुप्पी फैल गई। मैंने गौर किया कि व्योमकेश का चेहरा पहले से भी ज्यादा गंभीर हो चुका था। उसने पाइप एक ओर रखकर धीमे स्वर में कहा, अजीत, मुझे लगता है यह महज शुरुआत है। यह मौत अकेली नहीं होगी। मैं चौंक कर बोला, मतलब? उसने ठंडी सांस भरकर उत्तर दिया, मतलब यह कि अपराधी ने एक खास तरीका चुना है, और जो ऐसा तरीका चुनता है वह एक दो मौतों पर नहीं रुकता। मुझे भरोसा है कि जल्द ही और हादसे होंगे। उस रात मुझे चैन की नींद नहीं आई। बार बार वही खूनहीन घाव, वही चीख और वही कांटा शब्द मेरे कानों में गूंजता रहा। सुबह होते ही हम थाना पहुंचे। इंस्पेक्टर ने मुस्कुराकर व्योमकेश का स्वागत किया और कहा, हमें उम्मीद थी कि आप जरूर आएंगे। मामला बहुत अजीब है। उन्होंने हमें मृतक का सामान दिखाया, कुछ सिक्के, एक पुराना पर्स और एक कागज। कागज पर अजीब सी लिखावट थी, लेकिन 3 शब्द साफ पढ़े जा सकते थे, शजरूर कांटा। मैंने अचंभे से कहा, यह क्या है? व्योमकेश ने कागज पर नजर गड़ाकर धीरे से कहा, यही तो असली पहेली है। उस दिन पूरा इलाका खंगाला गया, लेकिन कुछ भी हाथ न आया। बस कुछ बच्चों ने बताया कि वे प्रभाकर को अक्सर रात में किसी से बहस करते सुना करते थे, जबकि वहां कोई न होता। शाम को लौटते वक्त व्योमकेश गहरे विचारों में डूबा था। मैंने उसे चाय थमाई, लेकिन उसने कप हाथ में लेकर भी घूंट तक नहीं भरा। उसकी आंखें कहीं दूर जमी थीं। वह खुद से बुदबुदा रहा था, शजरूर कांटा, नुकीली चीज, मौत। मैं घबराकर बोला, व्योमकेश, यह मामला तो उलझता ही जा रहा है। उसने मेरी ओर देखते हुए कहा, नहीं अजीत, यह उलझ नहीं रहा, बल्कि धीरे धीरे खुद ही खुल रहा है। हमें बस समय पर चेतना होगी। देखना, अगली घटना जल्द होगी, और जैसे ही होगी हमें वहीं मौजूद होना होगा। उसकी बातों में इतना यकीन था कि मेरे भीतर झुरझुरी दौड़ गई। अगली ही सुबह मेरी धड़कन तेज हो गई जब अखबार खोला। मोटे अक्षरों में छपा था, फिर एक रहस्यमयी मौत। मैं भागा भागा व्योमकेश के कमरे में गया। वह खिड़की के पास खड़ा बाहर धुंधली धूप में खोया हुआ था। मैंने अखबार उसकी ओर बढ़ा दिया। उसने शांति से पढ़ा, फिर मेरी ओर देखते हुए कहा, देखा अजीत, मैंने कहा था, यह सिलसिला है। हत्यारा एक पैटर्न पर काम कर रहा है। मैंने हड़बड़ाकर पूछा, तो क्या अब ये बार बार शहर में? उसने ठोस आवाज में कहा, हां, जब तक हम उसे पकड़ नहीं लेते। हम तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचे। इंस्पेक्टर ने कहा, इस बार हमारे पास एक गवाह है। पड़ोस की एक महिला ने बताया, उसने रात को एक अजनबी आदमी देखा था। वह हड़बड़ाकर भाग रहा था और उसके हाथ में एक लंबा सा डिब्बा था। अंधेरा था, इसलिए चेहरा साफ न दिखा। व्योमकेश चुपचाप सुनता रहा, फिर धीरे धीरे मुस्कुराते हुए बोला, डिब्बा? अजीत, यह बात काफी दिलचस्प है। मुझे यकीन है कि हथियार कोई नमक मिर्च वाला चाकू नहीं है। यह किसी खास यंत्र का काम है, किसी ऐसे यंत्र का जिससे यह नुकीले कांटे छोड़े जाते हैं। मैं चौंक कर बोला, यंत्र? यानी बंदूक जैसा? उसने सिर हिलाया, कुछ वैसा ही, लेकिन इसमें गोली नहीं, कांटे इस्तेमाल होते हैं, और शायद उनमें कोई खास जहर भी लगाया जाता है। उसकी आवाज सुनते ही मेरी रगों में ठंडक दौड़ गई। शहर के बीच कोई अजनबी अज्ञात हथियार लेकर खामोशी के साथ घूम रहा था, और यह सोचकर ही हवा भारी होती जा रही थी। मेरे भीतर अचानक अजीब सा सिहरन दौड़ गई, पूरे बदन में जैसे बर्फ की लहर भर गई हो। मन ही मन मैंने सोचा, कैसा खतरनाक हथियार होगा यह, जो बिना किसी शोरगुल के किसी की जान खींच लेता है। न आवाज, न घाव से खून, और इंसान पलक झपकते ही खत्म। सचमुच यह कल्पना भी भयावह थी। थोड़ी देर बाद मैं और व्योमकेश घटनास्थल पर पहुंचे। यह जगह पिछली बार से बिल्कुल अलग थी। यहां बहुत चहल पहल थी। दोनों ओर दुकानें थीं, कहीं सब्जियां सजी थीं, कहीं कपड़े लटके थे, और बीच बीच में छोटे छोटे चायखाने से उठती भाप और लोगों की चुहल भरी बातें हवा में गूंज रही थीं। बाहर से यह इलाका आम शहर की धड़कन जैसा लग रहा था, पर उसके बीच घुला हुआ खौफ चारों तरफ महसूस किया जा सकता था। गली के कोने पर कुछ लोग इकट्ठा होकर धीमी आवाज में घटना पर चर्चा कर रहे थे। हमने पास जाकर पूछा तो उन्होंने बताया कि मरने वाला लड़का पास की ही एक किराना दुकान में काम करता था।
सबके मुताबिक वह बेहद हंसमुख और भोला भाला था। इलाके के लोग उसे पसंद करते थे। किसी पर उसका उधार नहीं था, न झगड़ा न कोई दुश्मनी। मैंने धीरे से ब्योमकेश की ओर मुड़कर कहा, अगर किसी से उसका बैर ही नहीं था तो फिर उसे क्यों मार दिया गया? ब्योमकेश की आंखें पलक झपकते ही गंभीर और पैनी हो गईं। उसने धीमे स्वर में जवाब दिया, यही तो असली सवाल है अजीत। जब किसी इंसान का निजी दुश्मन नहीं होता, तब हत्या का कारण कहीं और छिपा होता है। हो सकता है यह किसी बड़ी योजना का हिस्सा हो। फिर हम उस लड़के का घर देखने पहुंचे। घर के भीतर एक बेहद गमगीन माहौल था। उसकी मां जमीन पर बैठी सिर पकड़कर विलाप कर रही थी। पिता के चेहरे पर गहरी सदमे की लकीरें जमी थीं। उनका शरीर थरथरा रहा था और आंखों से बहते आंसू कपड़ों को भिगोते जा रहे थे। उनकी टूटी हुई सिसकियां सुनकर मेरा दिल डूब गया। मैं सोचने लगा, इंसान का दिल आखिर कितना पत्थर हो सकता है कि वह इतने मासूम की जान ले ले, और वो भी बिना किसी वजह के। घर से लौटते वक्त अचानक ब्योमकेश ठिठक गया। वह पास की गली में एक जगह झुककर कुछ देखने लगा। मैंने ध्यान से देखा तो वहां दीवार पर हल्के हल्के खुरचाव थे। बिल्कुल पतली और सीधी रेखाएं, जैसे कोई बेहद तेज नुकीली चीज वहां आकर टकराई हो। उसने उंगली फेर कर देखा और लगभग फुसफुसाते हुए कहा, यहां कांटा लगा था अजीत, शायद निशाना चूक गया। हत्यारा यहीं खड़ा था। मैंने तुरंत पूछा, मतलब? उसने यहीं से निशाना साधा और फिर भाग निकला? ब्योमकेश ने सिर हिलाया और कहा, हाँ बिल्कुल। और इसी से यह साफ है कि हथियार का तरीका बिल्कुल अलग है। यह सीधा साधा चाकू गोली का काम नहीं है। यह हथियार किसी कांटे की तरह बारीक चीज को इतनी रफ्तार से फेंकता है कि वह सीधा दिल तक जा पहुंचे। मैं चारों ओर नजर दौड़ाता रहा, लेकिन कोई सुराग नजर नहीं आया। उधर ब्योमकेश की आंखों में अजीब सा उत्साह चमक रहा था, जैसे शिकारी को अपने शिकार का पहला निशान मिल गया हो। पुलिस वाला जो हमारे साथ खड़ा था, वह उलझन में बोला, लेकिन बख्शी बाबू, ऐसा हथियार आखिर मिलता कहाँ है? मैंने तो कभी इसके बारे में सुना भी नहीं। ब्योमकेश के होंठों पर हल्की सी रहस्यमयी मुस्कान आई। उसने कहा, यही तो हमें ढूंढना है। या तो किसी प्रतिभाशाली वैज्ञानिक या कारीगर ने इसे बनाया होगा, या फिर यह किसी और देश से आया होगा। हमें इसकी तह तक जाना ही होगा। उस शाम घर लौटकर ब्योमकेश देर तक मेज पर झुके लिखता रहा। उसकी कलम की गति इतनी तेज थी कि स्याही मानो कागज में दौड़ रही हो। मैं चुपचाप उसे देखता रहा। बीच बीच में वह मेरी ओर उठकर देखता और गहन स्वर में कहता, अजीत, मामला अब सिर्फ दिलचस्प नहीं रहा, अब यह खतरनाक हो चुका है। यह केवल हत्याएं नहीं हैं, इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है। मैंने हिचकते हुए पूछा, किस तरह की साजिश? उसने गहरी सांस ली और गंभीर आंखों से मुझे देखते हुए कहा, यह शायद राजनीति से जुड़ा हो सकता है, या फिर किसी गुप्त संगठन की चाल। अभी मैं साफ नहीं कह सकता, लेकिन इतना जरूर है कि खेल बहुत बड़ा है। उसकी आंखों में वह चमक थी जो मैंने कई बार देखी थी, बिल्कुल वैसी जैसे किसी शिकारी ने रात के अंधेरे में शिकार की गंध पकड़ ली हो। 3 दिन तक पूरे शहर में खौफ पसरा रहा। हर गली, हर चाय खाने, हर जगह लोग बस उसी रहस्यमयी कातिल के बारे में बातें कर रहे थे। लोग रात को घर से बाहर निकलने से कतराने लगे। ऐसा लगने लगा कि कहीं अगला निशाना वे खुद न हो। मैं खुद भी डर से कांपता था, लेकिन ब्योमकेश हमेशा की तरह शांत रहा। उसकी आंखों में चिंता नहीं, बल्कि गहरी सोच थी। वह पुरानी अखबारें पढ़ता रहा, लगातार नोट्स लिखता और चुपचाप मानो किसी गहरी लकीर का पीछा करता रहा। फिर एक सुबह अचानक उसने मेरी ओर देखा और कहा, अजीत, हमें किताबों की दुकान जाना होगा। मैं चौंक गया। किताबों की दुकान? इस मामले से उसका क्या लेना देना? बहुत कुछ, उसने कहा। मुझे लगता है कि शजरूर कांटा कोई पुरानी किताब या कविता का नाम है। और अगर यह सच है, तो इस शब्द का इस्तेमाल कातिल किसी सांकेतिक इशारे के तौर पर कर रहा है। कुछ ही देर में हम दोनों शहर की सबसे बड़ी किताबों की दुकान पर थे। शेल्फ दर शेल्फ, मोटी किताबों की कतारें, उनमें पुरानी धूल की गंध, खोले बंद किए पन्नों की खड़खड़ाहट और छत से लटकते बल्ब की पीली रोशनी में शेल्फ के किनारे चमकते कवर। घंटों तक तलाश करने के बाद ब्योमकेश को आखिर एक मोटी पुरानी किताब मिली। उसने उत्सुकता से उसके पन्ने पलटे और मेरी ओर इशारा किया। देखो अजीत, उसने धीरे से कहा, इसमें लिखा है। एक अध्याय का नाम शजरूर कांटा। मैं चौंक कर बोला, तो यह तो कहानी का हिस्सा निकला।
मतलब कातिल किसी उपन्यास से प्रेरित है? व्योमकेश ने किताब को बंद करते हुए गंभीर स्वर में कहा। हाँ, इस उपन्यास के एक पात्र अपने दुश्मनों को इसी तरह के बारीक कांटे से मारता है। संभव है कि हत्यारा भी इसी विचार से प्रेरित हो। यह महज पागलपन नहीं, बल्कि सोची समझी चाल है। घटनाओं को डरावना और रहस्यमयी बनाने के लिए उसने इस काल्पनिक विचार को असल अपराध का रूप दिया है। मैंने हैरानी से कहा, तो यह शख्स पागल है? नहीं अजीत, व्योमकेश ने गंभीर आवाज में जवाब दिया। वह पागल नहीं, बल्कि बेहद चालाक इंसान है। उसने यह कहानी इसलिए चुनी ताकि लोग उलझे रहें, डरें और असली मकसद छिपा रहे। उस रात हम घर लौट आए। मेरा मन बेहद बेचैन था, लेकिन व्योमकेश की आवाज में अब भी ठहराव और विश्वास था। उसने कहा, डरना मत अजीत, हम अब उसके और करीब आ चुके हैं। बहुत जल्द यह रहस्य पूरा खुल जाएगा। उसकी दृढ़ता ने मुझे थोड़ी राहत दी, लेकिन भीतर का भय अब भी टीस की तरह मौजूद था। नींद मेरी आंखों से दूर हो गई। बार बार वही सवाल मन में घूम रहा था। यह हत्यारा है कौन? क्यों निर्दोष लोगों को मार रहा है? और उस पुरानी किताब से उसका रिश्ता क्या है? सुबह जब मैं उठा तो देखा कि व्योमकेश पहले से ही काम में डूबा हुआ था। मेज पर किताबें बिखरी थीं, नोटबुक खुली थी और वह तेज रफ्तार से लिखता जा रहा था। उसने मुझे देखा और तुरंत बोला, याद है अजीत, प्रभाकर की जेब से जो कागज मिला था उसमें भी यही शब्द थे, शजरूर कांटा। और अब हमें यह भी पता है कि यह एक उपन्यास का हिस्सा है। इसका मतलब साफ है, कातिल मारने के साथ साथ एक संदेश भी छोड़ रहा है। मैंने हैरानी से पूछा, तो वह हमें चिढ़ा रहा है? व्योमकेश ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, संभव है। कई अपराधी पुलिस और समाज को अपनी चतुराई दिखाने की इच्छा रखते हैं, लेकिन इसमें एक और परत छिपी है। वह हमें कांटे पर उलझाए रखना चाहता है, ताकि असली मकसद से सबका ध्यान भटक जाए। मैं उसकी बातें सुनकर खामोश हो गया। मुझे हमेशा पता होता था कि उसकी नजरें वहां जाती हैं, जहां आम आदमी की सोच ठहर जाती है। ठीक उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। पुलिस का एक सिपाही आया और बोला कि इंस्पेक्टर ने तुरंत बुलाया है। हम दोनों थाने पहुंचे। इंस्पेक्टर का चेहरा गंभीर था। उसने कहा, बख्शी बाबू, मामला और उलझ गया है। हमें एक और लाश मिली है। मैं हक्का बक्का रह गया। क्या? तीसरी मौत? इंस्पेक्टर ने सिर झुकाते हुए कहा, हाँ, इस बार शिकार एक बुजुर्ग हैं। लगभग 60 साल की उम्र रही होगी उनकी, और मौत का तरीका वही, दिल के पास वही बारीक घाव। मेरे शरीर में कंपी दौड़ गई। सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। हम तुरंत वहां पहुंच गए। यह इलाका पुराने मकानों, तंग गलियों और गहरे सन्नाटे से भरा था। बुजुर्ग का नाम था शशिभूषण। पड़ोसियों ने बताया कि वह एकांत प्रिय था और किसी से खास मेलजोल नहीं रखता था। जब हम उसके घर में दाखिल हुए तो देखा वह अपनी कुर्सी पर ही झुका पड़ा था, चेहरा दर्द और आश्चर्य से जकड़ा हुआ, छाती पर वही बारीक घाव। मेरे मुंह से खुद ब खुद निकला, यह तो बहुत ही डरावना है। कोई भी अब कहीं भी सुरक्षित नहीं। व्योमकेश झुककर लाश के पास की जमीन देखने लगा। उसकी पैनी नजरें फर्श पर कुछ खोज रही थीं। तभी उसने अपने हाथों में छोटा सा धातु का टुकड़ा उठाया, जैसे किसी सुई का सिरा हो। उसने उसे सावधानी से रुमाल में लपेटते हुए कहा, देखो अजीत, अब हम कातिल के और करीब आ गए हैं। यह धातु का सिरा बताता है कि हथियार सचमुच कोई यांत्रिक यंत्र है, जिसमें से कांटे बड़ी तेजी से छोड़े जाते हैं। मैंने उत्सुक होकर पूछा, तो क्या अब पता चल जाएगा कि यह यंत्र कौन बना सकता है? उसने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, हमें उन कारीगरों से पूछताछ करनी होगी जो धातु और औजार बनाने का काम करते हैं। कोई न कोई ऐसा जरूर होगा जिसने यह हथियार बनाया हो। उस दिन हम शहर की गलियों में देर तक घूमे, लोहे की दुकानों में औजार बनाने वालों के पास जाकर सवाल पूछे, क्या आपने कभी कोई ऐसा यंत्र बनाया है जो नुकीले कांटे फेंक सके? क्या किसी ग्राहक ने आपसे ऐसी अजीब मांग रखी है? ज्यादातर कारीगरों ने इनकार कर दिया, लेकिन एक पुराने लोहार ने आंखें मींचते हुए कहा, कुछ महीने पहले एक आदमी आया था। उसने मुझसे बेहद बारीक और मजबूत धातु के कांटे बनवाने को कहा था। मैंने सोचा शायद वह मछली पकड़ने के काम के लिए होंगे। उसने ज्यादा कुछ नहीं बताया, पैसे दिए और चला गया। व्योमकेश ने तुरंत पूछा, वह आदमी कैसा दिखता था? लोहार ने माथे पर हाथ रखकर सोचते हुए कहा, लंबा कद था उसका, चेहरे पर मोटी मूंछें थीं और आंखें
बहुत तेज और चमकीली। नाम वह नहीं बता सका। हम दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। यह सुराग बेहद अहम था। घर लौटते समय मैंने कहा, अब कम से कम इतना तो साफ है कि हत्यारा कांटे ही इस्तेमाल कर रहा है और उसने इन्हें किसी कारीगर से बनवाया है। व्योमकेश ने गंभीरता से सिर हिलाया और कहा, हाँ, और मुझे पूरा शक है कि यह यंत्र उसने खुद डिजाइन करवाया है। इतना जटिल हथियार कोई आम आदमी नहीं बना सकता। रात को हम अभी बातें कर ही रहे थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने जाकर दरवाजा खोला तो सामने वही व्यक्ति खड़ा था, दत्ता। वही जो पहली घटना के समय हमारे पास मदद के लिए आया था, लेकिन इस बार उसका चेहरा और ज्यादा भयभीत लग रहा था। मैंने चिंतित स्वर में पूछा, क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हैं? वह कांपती आवाज में बोला, बख्शी बाबू, मुझे डर है कि अगला निशाना मैं हो सकता हूं। व्योमकेश ने शांत पर गंभीर आवाज में कहा, ऐसा क्यों सोच रहे हैं आप? दत्ता ने घबराकर कहा, क्योंकि प्रभाकर मेरा दोस्त था। उसकी मौत के बाद से मुझे लगातार लगता है कि कोई परछाइयों में मेरा पीछा कर रहा है। रात को घर लौटते समय साफ सुनाई दिया कि मेरे पीछे कोई चल रहा है। कदमों की आहट तक आई। डर के मारे मैं लगभग दौड़ पड़ा। उसकी आवाज भय से भर्रा रही थी और कमरा अचानक भारी खामोशी में डूब गया। आज से आप अकेले नहीं रहेंगे। हम हर वक्त आपकी निगरानी करेंगे। जब व्योमकेश ने यह शब्द कहे तो दत्ता की आंखों में एक पल के लिए राहत की चमक दौड़ गई। उसकी थकी हुई सांस जैसे आसान हो गई। वह सिर झुकाकर धन्यवाद देता हुआ कमरे से निकल गया। मैंने व्योमकेश से पूछा, क्या सचमुच उन पर खतरा है? उसने तुरंत बिना किसी झिझक के कहा, संभव है। और अगर सचमुच खतरा है तो यह हमारे लिए भी अवसर है, क्योंकि अगर कातिल ने दत्ता को निशाना बनाया तो उसे पकड़ने का यह सबसे सही मौका होगा। उस रात मैं देर तक खिड़की पर खड़ा बाहर देखता रहा। चांद बादलों के पीछे छिपा था और सड़क पर पसरा सन्नाटा मुझे और बेचैन कर रहा था। बीच बीच में हवा पेड़ों की शाखों को हिलाती और उनकी परछाइयां सड़क पर कांपती हुई फैल जातीं। मन में बार बार एक ही खौफ पलट कर आता, कहीं कोई अजनबी छाया हमें ऊपर से देख तो नहीं रहा। कहीं वह अदृश्य शख्स वही रहस्यमयी कातिल तो नहीं जिसके कांटों ने शहर में दहशत फैलाई है। मैंने बगल में खड़े व्योमकेश को देखा। धुंधली रोशनी में उसका चेहरा शांत मगर हड़प्पा सा सख्त नजर आ रहा था। उसने मेरी ओर देखे बगैर धीरे से कहा, अजीत, खेल अब और तेज होने वाला है। हमें खुद को तैयार करना होगा। दत्ता की चिंता हम दोनों के दिल में उतर चुकी थी। अगर सचमुच वह अगला निशाना था तो इसका मतलब था कि यह मामला अब हमारे बिल्कुल करीब आ चुका था। अगली शाम हम दोनों चुपचाप दत्ता के घर पहुंचे। उसने दरवाजा खोला तो चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। हमें देखते ही जैसे उसके कंधों से बोझ उतर गया। उसने राहत भरी आवाज में कहा, आप दोनों आ गए। मुझे अब कुछ सुकून मिलेगा। रात होते ही मेरा दिल कांपने लगता है। हमने उसे हिम्मत बंधाई। व्योमकेश ने बिना कुछ कहे घर का कोना कोना बारीकी से देखा। खिड़कियों के हल्के पर्दे, दरवाजों की कमजोर कंडियां, यहां तक कि छत का ढांचा। सब देखते हुए उसने मेरे कानों में धीरे से कहा, अजीत, यह घर बिल्कुल खुला है। बाहर से कोई चाहे तो आसानी से निशाना साध सकता है। मैं घबरा गया। मतलब हमें यहीं रहकर पहरा देना होगा? हाँ, उसने सधे स्वर में उत्तर दिया। आज रात हम यहीं टिकेंगे। अगर हत्यारा आता है तो उसे पकड़ने का यही समय होगा। दत्ता ने हमें अपने ही कमरे में ठहराया। वातावरण में चौकन्नापन घुल चुका था। रात का अंधेरा गहराता गया। बाहर की गलियां सूनी थीं। कभी कभी दूर किसी मोहल्ले से कुत्तों की भौंक सुनाई देती और फिर सब थम जाता। हम तीनों कमरे में बैठे बातें करते रहे। दत्ता बार बार अपने डर का, उस अदृश्य साए का जिक्र करता जिसकी उपस्थिति उसे हरदम महसूस होती। मैं बार बार उसे ढांढस देता, लेकिन दिल के भीतर मैं खुद भी उसी डर से कांप रहा था। करीब आधी रात हुई होगी। अचानक व्योमकेश ने उंगली उठाकर हमें संकेत किया कि चुप रहें। उसकी आंखें खिड़की की ओर अटक गईं। मैंने भी सांस रोककर सुना। सचमुच बाहर से कुछ हल्की सरसराती आवाज आ रही थी, जैसे कोई धीमे धीमे खिसक रहा हो, रेंग रहा हो। मेरा गला सूख गया। दत्ता का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने घबराकर मेरी बांह पकड़ ली। व्योमकेश ने फुसफुसाकर कहा, अजीत, बत्ती बुझा दो। मैंने फौरन लैंप बुझाया। कमरा तुरंत काले अंधकार में डूब गया। हम तीनों चुपचाप सांस रोके बैठे रहे।
बाहर की हर आहट अब और भी तेज सुनाई देने लगी। सरसराहट थम न रही थी, बल्कि थोड़ी और करीब आती जा रही थी। अचानक खिड़की के पर्दे के पार एक हल्की सी चमक झलकी, जैसे कोई धातु की चीज अंधेरे में थोड़ी देर को चमकी हो। और उसी क्षण टक की आवाज आई, जैसे कुछ खिड़की से टकराकर कमरे में गिर गया। हम सभी चौंक कर खड़े हो गए। ब्योमकेश तुरंत आगे बढ़ा और फर्श पर गिरी चीज को उठाया। उसकी उंगलियों में वह बारीक धातु का कांटा चमक रहा था, जिसकी नोक खतरनाक रूप से तेज थी। उसने धीमे स्वर में कहा, देखा अजीत, यह यहीं था। उसने अपना कांटा छोड़ा, लेकिन निशाना चूक गया। हत्यारा अभी यहीं आसपास छिपा है। हम दोनों ने फौरन बाहर की ओर दौड़ लगाई। गली बिल्कुल अंधेरी थी। हवा तेज बह रही थी, पर वहां कोई आकृति नहीं, कोई दौड़ते कदमों की आहट नहीं, सिर्फ खाली सन्नाटा। व्योमकेश ने चारों ओर नजरें दौड़ाईं और गहरी सांस लेते हुए कहा, वह भाग चुका है। मगर यह तो साबित हो गया कि दत्ता सच कह रहे थे। कातिल सचमुच उन्हें मारना चाहता था। दत्ता के होंठ कांपते हुए बोले, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आज मैं बच गया। अगर आप लोग साथ न होते तो मैं तो खत्म हो चुका होता। व्योमकेश ने उसका कंधा थामकर ठोस आवाज में कहा, चिंता न कीजिए। अब हमें पता है कि अगला निशाना कौन है, और यह कांटा, यही हमारा सबूत है। अब कातिल ज्यादा देर बच नहीं पाएगा। अगले दिन हम उस कांटे को लेकर डॉक्टर के पास पहुंचे। डॉक्टर ने मोटे चश्मे के पीछे से उसे छानबीन कर देखा और विचारपूर्ण स्वर में बोला, यह साधारण धातु नहीं है। इसके सिरे पर हल्का मगर बेहद असरदार झर चढ़ाया गया है। यही वजह है कि शरीर पर ज्यादा खून नहीं निकलता। पर जैसे ही यह दिल के पास पहुंचता है, मौत निश्चित हो जाती है। मैं चीखते से स्वर में पूछ बैठा, तो यह हथियार किसी वैज्ञानिक दिमाग की उपज है? डॉक्टर ने हामी भरी। हाँ, ऐसा यंत्र या जहर कोई आम आदमी नहीं बना सकता। इसके पीछे जरूर कोई ऐसा इंसान है जिसे रसायन और यांत्रिकी का गहरा ज्ञान है। व्योमकेश के होठों पर हल्की सी मुस्कान उभरी। उसने कहा, यही तो जानना है कि वह कौन है। उस शाम व्योमकेश अपने कमरे में देर तक गंभीर होकर सोचता रहा। उसका चेहरा गहराते अंधेरे के बीच कड़क पड़ रहा था। गंभीरता और उत्साह दोनों साथ थे। फिर उसने मेरी ओर मुड़कर कहा, अजीत, अब हमें उन लोगों की सूची बनानी होगी जो इस शहर में विज्ञान या यंत्र बनाने में माहिर हैं। इनमें से ही कोई इस रहस्य का असली खिलाड़ी निकलेगा। इसके बाद हम दोनों ने अगले कई दिन लगातार खोजबीन में गुजारे। पुराने अखबार खंगाले, कॉलेजों और विज्ञान पढ़ाने वाले प्रोफेसरों की जानकारी जुटाई, तकनीकी वर्कशॉप्स की सूचियां बनाई। धीरे धीरे लगता था जैसे हम एक बड़ी दीवार खड़ी कर रहे हों, जिसमें सुराग ईंटों की तरह जुड़ते जा रहे थे। तभी अचानक पुलिस से खबर आई, एक और हत्या हो गई। इस बार शिकार एक युवती थी। उम्र मुश्किल से 20-22 साल। वह बाजार से घर लौट रही थी जब अचानक ढेर हो गई। मौके पर डॉक्टर ने कहा था, छाती में वही कांटे जैसी चोट। मेरा दिल बैठ गया। अब तो यह सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा। व्योमकेश ने गहरी सांस लेकर कहा, नहीं अजीत, यह सिलसिला ऐसे ही नहीं चलता। हर बार कातिल अपना पिछला निशान मिटाने के चक्कर में पीछे कुछ सुराग छोड़ देता है, और इस बार भी छोड़ा होगा। हम घटनास्थल पहुंचे। बाजार में अब भी हल्की भीड़ थी। कुछ दुकानदार आपस में बतिया रहे थे। उनमें से दो ने बताया, उन्होंने युवती के पास एक आदमी को देखा था। लंबा कद, चेहरे पर किसी तरह का कपड़ा, जैसे नकाब। वह हत्या के बाद भीड़ में तेजी से गायब हो गया। व्योमकेश ने चारों ओर निगाह दौड़ाई और अचानक एक छोटी सी चीज उठाई। यह वही कांटे का आधा टुकड़ा था जो शायद भीड़ भाड़ में घिसट कर टूट गया था। उसने उसे जेब में डालते हुए कहा, देखो अजीत, खेल अब और साफ हो रहा है। वापसी में मैंने घबरा कर कहा, लेकिन व्योमकेश, अब तक 4 लोग मारे जा चुके हैं और हमें अब तक कातिल का नाम तक नहीं मालूम। उसका चेहरा शांत रहा। नाम अभी नहीं, लेकिन नक्शा बन चुका है। यह हत्याएं यूं ही बेतरतीब नहीं हैं। इसके पीछे एक पैटर्न है और उसे मैं पकड़ चुका हूं। बस थोड़ा धैर्य चाहिए। उसकी आवाज में अटूट विश्वास था, लेकिन मेरे दिल में बेचैनी और डर हर क्षण बढ़ रहा था। अब तक 4 मौतें हो चुकी थीं। हर जगह वही अजीब कांटा, वही जहर, और हर बार हत्यारा हवा हो जाता था। पूरे शहर में जैसे सन्नाटा फैल गया। लोग घरों से निकलना बंद कर चुके थे। अखबारों में मोटे अक्षरों में छप रहा था, शजरूर कांटे का कहर जारी, पुलिस असहाय।
बच्चे स्कूल भेजने से रोके जा रहे थे और हर नुक्कड़ पर बस चर्चा थी उसी रहस्यमयी कातिल की। मैं हर वक्त बेचैनी में जी रहा था, लेकिन ब्योमकेश का चेहरा अब भी उसी तरह शांत था जैसा हमेशा रहा करता है। एक शाम उसने कहा, अजीत, अब हमें अपने सारे नोट्स एक साथ मिलाकर देखने होंगे। जब 4 मौतें हैं तो चारों के बीच कोई न कोई धागा जरूर होगा। हम दोनों मेज पर बैठे। ब्योमकेश ने सारे कागज फैला दिए। उसने मृतकों के नाम और परिस्थितियां लिखीं। प्रभाकर, दुकानदार, दुकान का नौजवान कर्मचारी, शशिभूषण, बुजुर्ग और अकेला, और अब वह युवती जो बाजार से लौट रही थी। मैंने थक कर कहा, लेकिन यह सब अलग अलग हैं, कोई रिश्ता नहीं दिखता। ब्योमकेश ने आंखें छोटी करते हुए कहा, सतह पर रिश्ता साफ नहीं दिखेगा अजीत, लेकिन गहराई में है। ये सब अलग वर्ग के लोग हैं, मगर सब इसी शहर में थे और सबकी मौत एक ही नाम से जुड़ी, शजरूर कांटा। इसका मतलब है कातिल किसी बड़ी तस्वीर के हिसाब से कदम उठा रहा है। मैंने तंग आकर कहा, तुम्हें तो सब स्पष्ट लगता है, मुझे तो ये मामले और उलझते जा रहे हैं। वह धीमे से मुस्कुराया और बोला, बस धैर्य रखो, असली कड़ी अब बस सामने आने वाली है। इसके बाद हमने चारों परिवारों से मुलाकात की। हमें चौंकाने वाला सच मिला। प्रभाकर पहले एक साहित्यिक क्लब में जाया करता था। वह नौजवान भी उसी क्लब के आसपास देखा गया था। शशिभूषण पुराने दिनों में लेखक रह चुके थे, और युवती, उसके पिता ने बताया कि वह अक्सर उस क्लब में नाटक देखने जाती थी। मेरे होंठ स्वतः ही हिल गए। तो सबका रिश्ता उसी क्लब से है? ब्योमकेश ने धीरे से कहा, बिल्कुल, यही वह कड़ी है जिसकी हमें तलाश थी। अब हमें उसी साहित्यिक क्लब में जाना होगा। अगली शाम हम उस क्लब पहुंचे। यह एक पुरानी इमारत में था। भीतर लंबी लकड़ी की मेजों और ढेरों किताबों से भरा कमरा। दीवारों पर पुराने नाटकों और कविताओं के पोस्टर लगे थे। कुछ लोग भीतर बैठे मंद स्वर में साहित्य पर चर्चा कर रहे थे। क्लब के सचिव ने हमें देखकर गर्मजोशी से स्वागत किया, पर ब्योमकेश ने सीधे सवाल दाग दिया, क्या आपने शजरूर कांटा नाम सुना है? सचिव एकदम चौंक गया। क्यों नहीं, पिछले साल हमारे क्लब में इसी नाम पर नाटक हुआ था। यह एक पुराने उपन्यास पर आधारित था, जिसमें मुख्य पात्र अपने दुश्मनों को नुकीले कांटों से मारता है। मेरे दिल ने तेज धड़कना शुरू कर दिया। मैंने धीरे से कहा, तो कातिल ने वही नाटक देखकर प्रेरणा ली है? ब्योमकेश सचिव से बातें करता रहा। हमें जो पता चला वह सचमुच खौफनाक था। जिन 4 लोगों की मौत हुई थी, वे चारों किसी न किसी रूप में उस नाटक से जुड़े हुए थे। किसी ने हिस्सा लिया था, कोई दर्शक था, कोई उस आयोजन से ताल्लुक रखता था। मैंने घबराकर कहा, तो अब साफ है, कातिल उसी नाटक से जुड़ा कोई व्यक्ति है और वह एक एक करके सबको मार रहा है। ब्योमकेश ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ अजीत, लेकिन सवाल है, क्यों? आखिर किस वजह से? हमने क्लब से निकलते वक्त उस नाटक में शामिल लोगों की सूची मांगी। उसमें करीब दर्जन भर नाम लिखे थे। घर लौटकर हम देर तक उसी सूची पर नजरें गड़ाए बैठे रहे। ब्योमकेश ने धीरे से कहा, अजीत, यही सूची असली कुंजी है। कातिल या तो इन नामों में से कोई है, या फिर कोई ऐसा है जो इन सब से बदला लेना चाहता है। और अब अगर सूची में बाकी नाम भी कातिल के निशाने पर हैं, तो हमें तेजी से कुछ करना होगा। वह लगातार आगे बढ़ रहा है और हम हर बार पीछे रह जा रहे हैं। अगले ही दिन पूरी सूची पुलिस को सौंप दी गई। इंस्पेक्टर ने हमारे सामने कागज को देखा और गंभीर स्वर में बोला, हम हर व्यक्ति पर निगरानी करेंगे, उन्हें अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन जैसे पुलिस की पैनी नजर भी उस आदमी की गति तक नहीं पहुंच पा रही थी, उसी रात खबर आई कि सूची में दर्ज 5वां नाम एक शिक्षक भी मारा गया। उसके शरीर पर वही बारीक कांटे का निशान था, वही जहरीली चुभन, वही मौत की खामोश दस्तक। उस खबर ने मुझे अंदर तक हिला दिया। मैंने असहाय स्वर में कहा, अब तो यह मामला और भयानक हो गया है। वह हमारी आंखों के सामने सबको मिटाता जा रहा है और हम बस देखते रह जाते हैं। लेकिन ब्योमकेश हमेशा की तरह शांत रहा। उसने गहरी सांस लेकर कहा, डरो मत अजीत, जितना वह मार रहा है उतना ही हमारे लिए रास्ता खोल रहा है। उसकी योजना जितनी बड़ी है उतना ही वह अपने पीछे सुराग छोड़ रहा है। मुझे पूरा भरोसा है कि जल्द ही वह खुद सामने आएगा। लेकिन उस रात मैं बेचैन होकर खिड़की के पास खड़ा रहा। बाहर पसरे अंधेरे में हर सरसराती परछाई मुझे भयभीत कर रही थी।
दूर लटकते पेड़ की शाख भी हवा से हिलती तो मुझे उसमें कातिल का चेहरा नजर आता। हर हल्की खड़खड़ाहट मेरी नींद उड़ा ले जाती। फिर भी भीतर कहीं गहराई में एक धीमी सी शांति थी, एक भरोसा। मुझे मालूम था कि जब तक ब्योमकेश मेरे साथ है, सच्चाई जरूर सामने आएगी। जब पांचवें कत्ल की सनसनी फैली तो पूरा शहर जैसे भूकंप की तरह हिल गया। पुलिस ने हर जगह चौकसी बढ़ा दी थी, लेकिन कातिल उनका भी खेल बना रहा था। सुबह होते ही अखबार ने तीखी सुर्खियों के साथ खबर छाप दी, शजरूर कांटे का आतंक जारी, पांचवा शिकार। अब आम लोग कहने लगे थे कि यह कोई इंसान नहीं, शायद कोई भूत प्रेत है। गलियों से लेकर बाजार तक, घरों से लेकर चायखानों तक, हर जगह बस इन्हीं मौतों की चर्चाएं थीं। गुस्से और हताशा में मैंने अखबार को मेज पर पटकते हुए ब्योमकेश से कहा, अब तो हालात हाथ से निकल रहे हैं। पुलिस बेचैन है, अखबार चीख रहे हैं, लेकिन कातिल को कोई पकड़ नहीं पा रहा। ब्योमकेश हमेशा की तरह स्थिर स्वर में बोला, जितनी जल्दबाजी से पुलिस भाग दौड़ करेगी, उतना ही सब हाथ से निकलेगा। धैर्य रखो अजीत, हमें एक बार फिर उसी सूची पर गौर करना होगा। देखो, 5 लोग मर चुके हैं। अब यह तय करना होगा कि अगला शिकार कौन बन सकता है। मैंने सूची उठाई और पढ़ना शुरू किया। उसमें अब भी 7-8 नाम बाकी थे। कोई वकील, कोई डॉक्टर, कोई कलाकार। मैंने बेचैन होकर कहा, तो क्या हमें हर नाम पर अलग-अलग निगरानी करनी होगी? हर घर, हर गली देखकर बैठना होगा? उसने सिर हिलाकर कहा, नहीं। अगर हम हर जगह भागते फिरेंगे, तो वह हर बार बच निकलेगा। हमें समझना होगा उसका असली मकसद क्या है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। मैंने पूछा, क्या यह बदला है? हो सकता है, उसने शांत स्वर में कहा, लेकिन किस बात का बदला? इसका पता निकालना ही अब असली काम है। उसी दोपहर इंस्पेक्टर थाने से भागा भागा हमारे घर आया। उसके चेहरे पर कई रातों की थकान साफ दिखाई दे रही थी। उसने बैठते ही कहा, हमने निगरानी रखी थी, लेकिन वारदात फिर हो गई। अब पूरा शहर हम पर सवाल उठा रहा है। लोग हमें नाकारा कह रहे हैं। ब्योमकेश ने इंस्पेक्टर की ओर देखते हुए धीमे स्वर में कहा, आप पर दोष देना बेकार है इंस्पेक्टर साहब, यह कातिल वाकई चालाक है। लेकिन अब एक काम कीजिए, उन बचे हुए सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा कर दीजिए। एक जगह? इंस्पेक्टर हैरान होकर बोला, लेकिन क्यों? क्योंकि अगर ये सब अलग अलग रहेंगे तो उसके लिए आसान होगा एक एक करके उन्हें खत्म करना। लेकिन अगर वे सब एक साथ होंगे तो हमें न केवल उनकी रक्षा करना आसान होगा, बल्कि शायद पहली बार हमें उसे पकड़ने का सही मौका भी मिलेगा। इंस्पेक्टर ने कुछ देर गहरी सोच में सिर झुकाए रखा, फिर आखिरकार उसने हामी भर दी। अगले दिन शहर के पुराने क्लब हॉल में सभी बचे हुए नामों को बुलाया गया। हॉल के चारों ओर पुलिस के जवान, खिड़कियों और दरवाजों के पास गुप्त पहरेदार। भीतर कुर्सियां गोल घेरे में लगी थीं। हर एक चेहरा डरा हुआ, कोई प्रार्थना कर रहा था, कोई बार बार गर्दन घुमाकर दरवाजे की ओर देख लेता। माहौल ऐसा था जैसे मौत वहीं हॉल की छाया में मंडरा रही हो। मैंने खुद को रोक न पाकर धीमे स्वर में ब्योमकेश से पूछा, क्या तुम्हें लगता है वह आ जाएगा? उसने आंखें हॉल पर टिकाते हुए धीमी आवाज में कहा, अगर वह सचमुच इस सिलसिले को खत्म करना चाहता है तो उसे आना ही पड़ेगा। आज वही दिन है जब हम उसकी असलियत देखेंगे। समय बीतता गया। बाहर टिमटिमाती बत्तियों में पुलिस के जवान सजग खड़े थे। भीतर हर एक आंख चौकन्नी थी, लेकिन धीरे धीरे लोगों के चेहरे डीले पड़ने लगे। कुछ ने सोचा कि शायद आज सभी सुरक्षित हैं। तभी अचानक एक महिला की चीख गूंजी। हम सब उधर भागे। वह महिला अपनी बांह पकड़े जमीन पर गिर गई थी। उसकी त्वचा पर छोटा सा लाल निशान, बिल्कुल वैसा ही जैसे उस कांटे का डंक। भीड़ में भगदड़ मच गई। लोग एक दूसरे को धक्का देकर बाहर भागने लगे। इंस्पेक्टर चिल्लाया, दरवाजे बंद कर दो, कोई बाहर न जाए। मैंने कंपकंपाती आवाज में कहा, तो कातिल यहीं है, इसी हॉल में। ब्योमकेश पहले से ही सतर्क था, उसकी आंखें बिजली सी दौड़ रही थीं। उसने फौरन कहा, हां अजीत, वह यहीं है। भीड़ में छिपकर उसने वार किया है। पुलिस ने तुरंत तलाशी शुरू की, पर किसी के पास कोई हथियार नहीं मिला। सब मासूम चेहरा बनाकर खड़े थे। तभी ब्योमकेश ने मुझे इशारे से पास बुलाया और धीरे से कहा, ध्यान रखो अजीत, यह कांटा छोटा और बेहद बारीक है। इसे छुपाना आसान है। कपड़ों की तह में, किसी पुस्तक में, कहीं भी हो सकता है।
हम दोनों ने एक एक करके सबकी चीजें देखनी शुरू की। तभी ब्योमकेश की नजर उस आदमी पर ठहर गई। वह लंबा, बेहद दुबला और उसके हाथ में एक मोटी किताब थी। ब्योमकेश ने शांत स्वर में कहा, जरा यह किताब मुझे दीजिए। वह आदमी घबराया, किताब देने में हिचकिचाया। इंस्पेक्टर ने सख्ती दिखाई, किताब तुरंत दीजिए। जैसे ही किताब खोली गई, उसके पन्नों के बीच से कुछ चमकीली सुईनुमा कांटे जमीन पर गिर पड़े। भीड़ से एक साथ चीख उठी, यही है शजरूर कांटे का हथियार। इंस्पेक्टर ने तुरंत उस आदमी को दबोच लिया। मैंने हतप्रभ होकर कहा, तो यही है वो कातिल? लेकिन ब्योमकेश ने हाथ उठाकर रोका, इतनी जल्दी निष्कर्ष पर मत पहुंचो। कांटे उसके पास मिले हैं, लेकिन असली मकसद अभी साफ नहीं हुआ है। इंस्पेक्टर ने कड़ी पूछताछ शुरू की। पहले तो वह आदमी चुप रहा, फिर अचानक फूट पड़ा, रोने लगा। हाँ, मैं ही हूं, मैंने ही सबको मारा, मैंने ही यह सब किया। भीड़ एकदम स्तब्ध हो गई। मैंने अविश्वास में कांपते स्वर में पूछा, लेकिन क्यों? इतना भयानक काम क्यों किया? उसकी आंखों में पागलपन झलक रहा था। उसने कहा, क्योंकि उन्होंने मेरा अपमान किया था। उसी क्लब में, उसी नाटक में मुझे मुख्य भूमिका से अचानक हटा दिया गया। मेरी मेहनत, मेरा नाम सब मिटा दिया गया, और वे सब मुझ पर हंसते रहे। मैं इस अपमान को भूल नहीं सका। इसलिए मैंने वही हथियार चुना जो उस नाटक की कहानी में था, शजरूर कांटा। मैंने ठान लिया था कि एक एक करके सबको खत्म कर दूंगा, और आज मैं आखिरी वार करने आया था। इंस्पेक्टर ने उसे हथकड़ी पहना दी। भीड़ ने लंबी सांस लेकर मानो राहत की गवाही दी। मैंने कहा, तो आखिरकार यह रहस्य खत्म हुआ। लेकिन ब्योमकेश की आवाज गहरी और गंभीर थी। अजीत, यह मामला सिर्फ हत्या का नहीं था। यह इंसानी मन के उस अंधेरे का प्रतिबिंब है, जहां अपमान बदले में खून में बदल जाता है, जहां कला और जीवन दोनों टकरा जाते हैं। यही उसकी भयावहता है। हम बाहर आए तो पुलिस गाड़ी उस आदमी को ले जा रही थी। हॉल से लोग एक एक करके बाहर निकले। उनके चेहरों पर राहत भी थी और डर भी। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि उन्हीं के बीच का एक अभिनेता इतना खतरनाक हो सकता है। मैं खुद भी भीतर से हिल चुका था। इतने दिनों तक जिस अदृश्य खतरे से हम डरते रहे, वह अचानक एक साधारण इंसान के रूप में सामने प्रकट हो गया। पर उसकी आंखों में जो पागलपन मैंने देखा, वह मेरे भीतर देर तक गूंजता रहा। जब सब लोग चले गए तो हॉल खाली रह गया। बिखरी कुर्सियां, एक कोने में पड़ी वही किताब, और हमारे बीच पसरी भारी चुप्पी। मैं थकी आवाज में बोला, तो ब्योमकेश, अब यह मामला यहीं सवाल? और कौन से सवाल? उसने पैनी नजरों से मुझे देखा और कहा, वह आदमी मान गया कि वही कातिल है। कांटे उसके पास से मिले, उसका मकसद साफ है, बदला। लेकिन उसकी स्वीकारोक्ति ध्यान से देखो, उसमें हर हत्या का जिक्र नहीं है। कई वारदातों के बारे में उसने गोलमोल उत्तर दिया। मैंने माथा पकड़ लिया। मतलब जो सुकून मिला वह भी अधूरा है। उसकी आंखों में वही उत्तेजित चमक थी। हाँ अजीत, शक है कि शायद इन हत्याओं में एक से अधिक हाथ हैं। हो सकता है कि इस आदमी ने कुछ लोगों को मारा हो, और बाकी का काम किसी और ने पूरा किया हो। मैं घबरा गया। क्या? दो दो कातिल? यह तो और उलझन भरा हो जाएगा। ब्योमकेश ने गहरी आवाज में कहा, मनुष्य का मन बहुत गहरा होता है। कई बार एक घटना कई लोगों की छिपी भावनाओं को बाहर खींच लाती है। संभव है कि इस शजरूर कांटा नाटक ने कई दिलों में दबा हुआ विष उभरवा दिया हो, और हर कोई अलग अलग वजह से इस हथियार का सहारा ले बैठा हो। मैं चुप रह गया, पर भीतर डर और बढ़ गया। अगर यह सच हुआ तो मामला खत्म नहीं हुआ था। शहर पर अब भी खतरा मंडरा रहा था। उस रात मैं बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। नींद आंखों से कोसों दूर थी। पलकों पर बार बार वही कांटे का डंक, वही जलता लाल निशान उभर आता। सुबह अखबार आया। उसकी बड़ी सुर्खियों में लिखा था, शजरूर कांटे कांड का पर्दाफाश, कातिल गिरफ्तार। लोग सड़कों पर चैन की सांस ले रहे थे। लेकिन मैं जानता था और स्पष्ट देख सकता था कि ब्योमकेश की आंखें अब भी संतुष्ट नहीं हैं। नाश्ते के बाद मैंने उससे पूछा, अब तुम क्या सोच रहे हो? क्या हमें और गहराई में जाना होगा? उसने धीरे से चाय का प्याला रख दिया और ठोस स्वर में कहा, जरूरी है अजीत। जब तक सारे सवाल साफ न हो जाएं, मैं बैठ नहीं सकता। फिर उसने मेज पर वही सूची उठाई और गहराई से देखने लगा। उसकी आंखों में वही चमक थी
जो केवल तब होती थी जब कोई और भी गहरी परत खुलने को तैयार हो। अजीत ने ब्योमकेश की ओर देखते हुए चिंतित स्वर में कहा, 5 लोग मौत के घाट उतर गए, छठा वार क्लब में हुआ, और उन सब का जुड़ाव उसी नाटक से था। लेकिन मुझे एक बात साल रही है, उस नाटक के निर्देशक का नाम अब तक किसी घटना में सामने क्यों नहीं आया? क्या यह अजीब नहीं? ब्योमकेश ने एकदम ठहरे हुए स्वर में उत्तर दिया, यही तो सबसे बड़ा सुराग है, अजीत। सोचो, जिनके इर्द गिर्द पूरा नाटक बुना गया, जिन पर मंचन की असली जिम्मेदारी थी, उनका अब तक कहीं जिक्र तक नहीं। यही खामोशी सबसे अधिक बोलती है। मैं हक्का बक्का रह गया। सच है, निर्देशक तो नाटक की आत्मा होता है, लेकिन उसका नाम तक किसी वारदात से नहीं जुड़ा। ब्योमकेश ने दृढ़ स्वर में कहा, इसीलिए अब हमें वहीं जाना होगा। हम दोनों ने तुरंत उस निर्देशक का घर ढूंढ निकाला। वह मध्यम आयु का, गंभीर स्वभाव का आदमी था। दुबला पतला शरीर, आंखों में गहरी थकान और चिंतित रेखाएं। जब हमने दरवाजा खटखटाया तो उसने खुद आकर दरवाजा खोला। हमें देखते ही उसने धीरे से कहा, आप आप लोग ब्योमकेश और अजीत हैं ना? आइए। घर के अंदर का हाल बेहद सादा था। लकड़ी की पुरानी मेज, 2-3 कुर्सियां और दीवार पर कुछ धुंधले चित्र। उसने हमें बैठाया और नौकर से चाय मंगवाई। जैसे ही हम बैठे, ब्योमकेश ने सीधे सवाल दागा, क्या आपको खबर है कि आपके नाटक से जुड़े लोग एक एक कर इस शजरूर कांटे के शिकार हो रहे हैं? उस आदमी ने सिर झुका लिया और धीमी आवाज में बोला, हाँ, मुझे सब पता है। मैं हर रात डर में जीता हूं, हर कदम डरता हूं कि अगला नंबर मेरा होगा। मैं घबरा गया और कहा, तो क्या आपको कोई धमकी मिली है? उसने थकी आवाज में कहा, नहीं, कोई सीधी धमकी नहीं आई। मगर जब से यह सिलसिला शुरू हुआ है, नींद मेरी आंखों से गायब हो गई है। हर वक्त लगता है कोई अंधेरे से मुझे देख रहा है। ब्योमकेश ने गहरी नजर उसकी आंखों पर टिका दी। उसकी दृष्टि पैनी और अस्थिर कर देने वाली थी। आप सच कह रहे हैं, या कहीं आप खुद ही इस खेल का हिस्सा तो नहीं? उसके चेहरे का रंग एकदम फीका पड़ गया। उसने कांपते होठों से कहा, भगवान की कसम, मैं निर्दोष हूं। हाँ, यह जरूर है कि नाटक के दौरान कलाकारों के बीच उथल पुथल हुई थी, झगड़े हुए थे, पर मैंने सबको समझाने की कोशिश की थी। मुझे बिल्कुल नहीं पता यह सब कैसे और क्यों हो रहा है। हम उसके घर से बाहर निकले तो मन भारी था। चलते चलते मैंने पूछा, तो तुम्हें क्या लगता है? ब्योमकेश ने थोड़ी देर आसमान की ओर देखा और कहा, अभी कुछ कहना जल्दीबाजी होगी, लेकिन एक बात पक्की है, यह कहानी अब भी अधूरी है। असली रहस्य अभी बाकी है। उस रात मेरे दिल का बोझ और गाढ़ा हो गया, लेकिन सच तो यह था कि अनहोनी सामने ही खड़ी थी। मध्य रात्रि को अचानक पूरे मोहल्ले में हलचल मच गई। लोगों की आवाजें गली गली में गूंजने लगीं। हम वहां पहुंचे तो देखा कि भीड़ जमा थी, और बीचों बीच वही निर्देशक घायल पड़ा था। उसकी बांह पर छोटा सा निशान था, वही कुख्यात कांटे का डंक। वह दर्द से कराह रहा था। मैंने घबराकर चिल्लाया, तो साफ है, निर्देशक भी शिकार बनने वाला था। मतलब वह सचमुच निर्दोष है। ब्योमकेश ने गंभीर आवाज में कहा, हां अजीत, और इसका मतलब यह भी है कि हमारे हाथ अब एक और बड़ा सुराग लगा है। कातिल अब भी बाहर घूम रहा है। मेरे पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। निर्देशक पर हमला होते ही पूरे शहर में दहशत का तूफान उठ खड़ा हुआ। लोग समझ रहे थे कि कातिल पकड़ा जा चुका है, लेकिन यह नया वार सबको हिला गया। पुलिस मुख्यालय के बाहर भीड़ जुट गई। लोग चिल्ला रहे थे, अगर अपराधी पकड़ा गया है तो नया हमला कैसे हुआ? क्या पुलिस झूठ बोल रही है? मैं भीतर तक कांप चुका था, लेकिन ब्योमकेश की आंखें और गहरी होती जा रही थीं, जैसे वह किसी और ही परते सोच रहा हो। घर लौटने पर मैंने कहा, अब तो साफ है ब्योमकेश, पुलिस ने गलत आदमी पकड़ा। असली खेल कहीं और ही चल रहा है। ब्योमकेश ने धीमे स्वर में उत्तर दिया, बिल्कुल सही समझे अजीत। वही कलाकार जिसने हत्या कबूल की थी, उसने कुछ हत्याएं जरूर की होंगी, लेकिन सारी नहीं। किसी और ने भी इस औजार, इस शजरूर कांटे का इस्तेमाल किया है। मैं बेहाल होकर बोला, यह कैसे संभव है? एक ही हथियार, एक ही तरीका, और हत्यारे दो लोग? ब्योमकेश ने आंखें झुकाकर कहा, संभव है। अगर कोई नाटक कई दिलों में आग लगा दे, तो अलग अलग लोग उसी आग को अलग अलग तरीके से बाहर निकाल सकते हैं। अपमान, ईर्ष्या, बदला, यही भाव इंसान को अपराध तक धकेलते हैं।
उस रात ब्योमकेश देर तक अपनी नोटबुक में कुछ लिखता रहा। मैं उसे टोकता रहा, लेकिन वह बस इतना कहता रहा, अभी वक्त नहीं आया। अगली सुबह हम फिर निर्देशक के घर गए। उसकी बांह पर पट्टी बंधी थी, चेहरा पीला था, लेकिन वह जीवित था। हमें देखते ही झुंझलाकर बोला, आप लोगों ने कहा था सब खत्म हो गया, लेकिन देखिए अब मैं भी शिकार बन गया। अगला नंबर मेरा ही था। ब्योमकेश ने गंभीरता से कहा, हम मानते हैं, लेकिन अब हमें आपसे सब कुछ साफ साफ जानना होगा। उस नाटक के दौरान आखिर क्या हुआ था? किससे झगड़े हुए थे? किसे आपसे नाराजगी हो सकती थी? निर्देशक ने एक लंबी थकी हुई सांस छोड़ी। सच कहूं, वह नाटक आसान नहीं था। कलाकारों के बीच लगातार खींचतान रहती थी। कोई चाहता था कि उसे बड़ी भूमिका मिले, कोई चाहता था कि उसके संवाद ज्यादा हों। मैं सबको बराबरी देने की कोशिश करता रहा, लेकिन नाराजगी तो हुई ही। खासकर एक महिला कलाकार थी। वह बार बार मुझसे उलझती थी, कहती थी कि मैंने जानबूझकर उसकी भूमिका काट दी। अंततः उसने गुस्से में नाटक छोड़ दिया। मैंने तेज स्वर में पूछा, क्या उसका नाम उस सूची में है? निर्देशक ने सिर हिलाया। हाँ, उसका नाम भी उस सूची में है, लेकिन अजीब बात है कि उस पर कोई हमला नहीं हुआ। वह अकेली अब तक बची रही है। ब्योमकेश की आंखें अचानक चमक उठीं। उसने मेरी ओर देखा और बोला, अजीत, यही तो असली सुराग है। अगर बाकी सब मारे जा चुके और केवल वही बची है, तो सोचो इसका क्या मतलब है। मैंने हाँफते हुए कहा, मतलब वही कातिल हो सकती है। संभव है, उसने कहा, लेकिन हमें प्रमाण चाहिए। हमने उस महिला का पता लिया और उसके घर पहुंचे। यह एक अंधेरी पुरानी हवेली थी। दरवाजे पर दस्तक दी तो वह खुद सामने आई। अकेली रहती थी। हमें देखकर चौंकी। आप लोग? ब्योमकेश ने नम्र स्वर में कहा, हम बस आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं। आपको पता ही होगा कि आपके नाटक से जुड़े लोग एक एक करके मारे गए हैं। महिला ने चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया, तेज स्वर में कहा, हाँ, सब जानते हैं, लेकिन उसमें मेरा क्या कसूर? मैं तो नाटक बीच में ही छोड़ चुकी थी। मैंने धीरे से पूछा, लेकिन आप उन सबको जानती थीं? आपके और उनके बीच कोई झगड़ा? उसकी आंखों में अचानक गुस्सा उभर आया। हाँ, झगड़े हुए थे। उन्होंने मुझे अपमानित किया, मेरी भूमिका काट दी। सबने मिलकर हंसी उड़ाई। मैं रोती हुई घर लौटी थी। लेकिन इसका मतलब क्या मैं हत्यारी हूं? उसकी आंखों से आंसू ढलक पड़े, लेकिन गुस्सा भी साफ झलक रहा था। हम लौट आए। रास्ते में मैंने कहा, मुझे तो वह निर्दोष लगी। दर्द है उसमें, लेकिन झूठ नहीं। ब्योमकेश ने गंभीर आवाज में कहा, दर्द और गुस्सा अक्सर सच और छल का पर्दा बन जाते हैं। लेकिन ध्यान रखना, अजीत, यही औरत इस खेल की कुंजी भी हो सकती है। उस रात ब्योमकेश बेचैन था। कमरे में टहलता रहा, बार बार खिड़की से बाहर ताकता और नोटबुक में कुछ लिखता। मैं पूछता रहा कि उसे किस बात की चिंता है। वह धीरे से बोला, मुझे डर है, अगला वार और भी खतरनाक होगा, क्योंकि अब कातिल जानता है कि हम उसके बहुत करीब आ चुके हैं। और वैसा ही हुआ। अगली सुबह अचानक खबर फैल गई, पुलिस की गाड़ी पर हमला हुआ। गाड़ी में वही महिला कलाकार थी जिसे सुरक्षा दी जा रही थी। अचानक किसी ने दूर से शजरूर कांटा फेंका, मगर इस बार वह चमत्कारिक रूप से बच गई। शहर में फिर सनसनी फैल गई। अब सबको साफ समझ में आ गया कि असली कातिल अब तक आजाद घूम रहा है। मैंने थरथराते स्वर में कहा, तो अब तय हो गया ब्योमकेश, यह औरत खुद कातिल नहीं है, वरना अपने ही ऊपर हमला क्यों करवाती? ब्योमकेश ने आंखें बंद कर धीमी आवाज में कहा, सही कहा अजीत, इसका मतलब कहानी और उलझ गई है। अब सवाल यह है कि आखिर किसे सबसे ज्यादा लाभ हो रहा है। मैंने अनजाने डर से भरी आवाज में कहा, लाभ? इस खून खराबे में कोई लाभ कैसे पा सकता है? उसकी आंखों में वही रहस्यमय चमक थी। हर अपराध के पीछे कोई न कोई लाभ छिपा होता है अजीत। हमें बस ये जानना है, यहां असली फायदा किसे मिल रहा है। उस पल मुझे लगा हम पहेली के बिल्कुल किनारे पहुंच चुके हैं, बस पर्दा हटना बाकी है। ब्योमकेश धीरे से बोला, आज हमें बचे हुए हर नाम पर नजर रखनी होगी, उनकी हर गतिविधि, उनका हर मेल मिलाप। कातिल जल्द ही कोई गलती करेगा, और जैसे ही करेगा, हम उसे पकड़ लेंगे। हमने उस महिला सहित सभी बचे हुए लोगों की गतिविधियों पर निगरानी शुरू कर दी। उनकी दिनचर्या, उनके आने जाने के समय, उनके मिलने वाले लोग, सब कुछ लिखा गया। दिन भर हम इसी में लगे रहे,
लेकिन शाम ढले हमें खबर मिली कि वही महिला कलाकार अचानक शहर छोड़कर चली गई है। उसने किसी को नहीं बताया। मैं घबराकर बोला, ब्योमकेश, यह तो बहुत संदिग्ध है। अगर वह सचमुच निर्दोष होती तो ऐसे चुपचाप क्यों निकलती? ब्योमकेश की आवाज स्थिर थी। कभी कभी निर्दोष भी डर के कारण भाग जाते हैं, लेकिन यह एक नई परत है अजीत। हमें जानना होगा वह कहाँ गई और क्यों। हमने उसका पता लगाया। वह शहर से बाहर के एक छोटे गांव में एक सूनी हवेली में पहुंची थी। हवेली वीरान थी। छत से झूलता टूटा पंखा, धूल जमी खिड़कियां, टूटी दीवारें। जब उसने दरवाजा खोला और हमें सामने देखा तो घबरा गई। पीछे हटते हुए बोली, आप लोग यहां? व्योमकेश ने शांत स्वर में कहा, हम बस इतना जानना चाहते हैं, आप यहां क्यों आई हैं? क्या आप खुद को इस सिलसिले में सुरक्षित समझती हैं? काफी देर के मौन के बाद उसने झुकी हुई आवाज में कहा, मैं यहां इसलिए आई हूं क्योंकि मुझे लगता है कातिल अब मेरे बहुत करीब पहुंच चुका है। मुझे धमकी मिली थी कि अगला निशाना मैं हूं। उसकी आंखों में भय की परछाई थी और उसी क्षण मैंने महसूस किया यह खेल अब अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। मैंने उस महिला कलाकार की आंखों में डर की परछाइयां देखीं। वह धीमे स्वर में बोली, मैंने सोचा था शहर से दूर रहूंगी तो शायद बच जाऊंगी। लेकिन आप सही कह रहे हैं। अब साफ है कि मैं ही अगला निशाना हूं। और मुझे पूरा यकीन है कि जिसे पुलिस ने पहले पकड़ा था वह अकेला नहीं था। कोई और भी है जो यह सिलसिला चला रहा है। उसकी कांपती आवाज सुनकर मेरा दिल धड़क उठा। ब्योमकेश ने उसकी ओर गहरी नजर डालते हुए शांत स्वर में कहा, आप सही हैं। यही सबसे बड़ा संकेत है। यही साबित करता है कि असली खेल अभी खत्म नहीं हुआ। उस रात हम दोनों ने सामने पड़े सारे सुरागों को एक एक कर जोड़ा। मेज पर फैले कागज, नामों की सूची, फोटोग्राफ, कांटों के नमूने, सब जैसे किसी जिग्सो पजल की तरह हमारे सामने थे। ब्योमकेश ने लंबी सांस फेंकी और गंभीर स्वर में कहा, अजीत, अब वक्त आ गया है कि हम एक दांव खेलें। कल हम इस महिला को सार्वजनिक जगह पर ले जाएंगे, शहर के बीचों बीच, जहां नजरों से बचना असंभव होगा। अगर कातिल सचमुच उसे निशाना बना रहा है तो वह आएगा जरूर, और जब वह कदम बढ़ाएगा तभी हम उसे पकड़ सकेंगे। उसकी आवाज में गहरी दृढ़ता थी। उस रात मुझे सोना मुश्किल हुआ। मन में बार बार यही तस्वीर उभरती रही, किसी अंधेरे कोने से उड़ता कांटा और हवा को चीरती मौत। अगली सुबह सूरज हल्की धुंध के बीच निकला था। हम सब शहर के सबसे बड़े पार्क में पहुंचे। पेड़ों के बीच हवा धीरे बह रही थी और दोपहर की धूप पत्तों पर सुनहरी चमक छोड़ रही थी। महिला कलाकार घबराहट में इधर उधर देख रही थी। पुलिस के जवान पहले से तैनात थे। मैं और ब्योमकेश थोड़ी दूरी पर खड़े थे, मानो आम राहगीरों की तरह। काफी देर तक कुछ नहीं हुआ। लोगों की सामान्य चहल पहल, बच्चों की हंसी खेल और पक्षियों की चहचहाहट वातावरण में फैली रही। मैं सोच ही रहा था कि कातिल आज नहीं आएगा कि तभी मेरी नजर उस पर पड़ी। वही लंबा दुबला पतला आदमी भीड़ के बीच से निकलता दिखा। उसकी आंखें हर दिशा में घूम रही थीं, सावधान, चौकन्नी, जैसे किसी शिकार पर निगाह गड़ाए। उसने महिला पर नजर डाली और उसके चेहरे के भाव एकदम बदल गए। धीमे धीमे वह उसकी ओर बढ़ने लगा। ब्योमकेश ने मेरी बांह पकड़कर फुसफुसाए, अजीत, यही पल है, ध्यान रखो। जैसे ही आदमी पास पहुंचा, ब्योमकेश ने इशारा किया। अगले ही क्षण पुलिस के जवान चारों ओर से उस पर टूट पड़े। वह बुरी तरह घबरा गया और भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन हर दरवाजे पर पहरा था। उसके होठों से हड़बड़ाई चीख निकली, नहीं, रुकिए, मैं निर्दोष हूं। मैंने केवल कुछ वार किए थे, बाकी वार किसी और ने किए। लोगों में हलचल मच गई। पुलिस ने उसे मजबूती से पकड़ लिया। मैं हक्का बक्का रह गया, लेकिन ब्योमकेश का चेहरा गंभीर बना रहा। उसने आधी मुस्कान के साथ कहा, सच वही है जो इसने कहा। अब हमें यकीन हो गया कि यह खेल केवल एक हाथ का नहीं था, कोई और भी था जिसकी योजना इससे बड़ी थी। उसके बाद पुलिस ने गहन पूछताछ शुरू की। धीरे धीरे परतें खुलने लगीं। सच यह था कि यह आदमी महज पहला पत्ता था। उसने गुस्से और अपमान की आग में डूबकर शुरू के वार किए थे। लेकिन उसके बाद निर्देशक और महिला कलाकार के बीच जो दरारें, जो झगड़े उभरे थे, उनमें से किसी ने इस जाल को और गहरा बनाया। वही कारण था कि हर हत्या जरूर कांटे जैसी दिखी। हर घटना का सुराग अब एक दूसरे से जुड़ता जा रहा था। हर मृतक का चेहरा, हर धमकी, हर कांटा,
सब एक ही तस्वीर का हिस्सा थे। मैंने राहत की सांस लेते हुए कहा, तो ब्योमकेश, आखिरकार सब साफ हो गया। उसने सिर हिलाया। लगभग अजीत, लेकिन याद रखो, अपराध कभी सिर्फ खून या हथियार से नहीं बनता। असली जड़ें मानव मन के भीतर होती हैं। भावना, डर, अपमान और बदले का मिश्रण ही असली अपराधी है। यही शजरूर कांटे की असली कहानी है। धीरे धीरे माहौल शांत हुआ। अखबारों ने बड़े बड़े शीर्षकों में लिखा, शजरूर कांटे का रहस्य सुलझा, अपराधी गिरफ्तार। लोग चैन की सांस लेने लगे। गलियां फिर सामान्य होने लगीं, लेकिन मेरे मन में अजीब सा डर अब भी बना था। एक गहरी बेचैनी कि यह खेल पूरी तरह खत्म नहीं, क्योंकि मुझे समझ आ चुका था, मनुष्य का अंधकार कभी पूरी तरह मरता नहीं। कुछ दिन बाद उसी शाम हम क्लब के हॉल में बैठे थे। हॉल खाली पड़ा था। टूटी कुर्सियां, धुंधले पोस्टर और खिड़कियों से झांकती ढलते सूरज की किरणें सब जैसे उस रहस्य की याद दिला रहे थे। मैंने थकी आवाज में कहा, अब समझ पाया हूं ब्योमकेश, क्यों तुम हर छोटी सी चीज पर ध्यान देते हो। क्योंकि अपराध सिर्फ अपराध नहीं होता, ये इंसान के भीतर की गहरी भावनाओं की ओर इशारा करता है। वह हल्की मुस्कान के साथ बोला, सही कहते हो अजीत, हर संकेत, हर वार, हर डर, सब हमें मनुष्य की गहराई की ओर ले जाते हैं। अगर इन्हें समझ लो तो अपराध केवल पकड़ना नहीं, उसे रोकना भी संभव हो जाता है। बाहर से आती ठंडी हवा हॉल में बहने लगी। माहौल हल्का महसूस हो रहा था। ब्योमकेश ने बेहद धीमी आवाज में कहा, समझ लो अजीत, शजरूर कांटा महज एक हथियार नहीं था। यह प्रतीक था अपमान, ईर्ष्या और मनुष्य की गहराई में छिपी अंधेरी भावनाओं का। इसे समझना ही हमारी असली जीत है। मैंने आंखें बंद कर लीं। हाँ, रहस्य सुलझ चुका था, लेकिन यह भी साफ था कि इंसान के मन को समझना कभी आसान नहीं होगा। हम दोनों उठकर हॉल से बाहर निकले। बाहर धूल में खेलते बच्चे, ठेले वालों की आवाजें और शाम का बढ़ता शोर। शहर लौट आया था अपनी सामान्य रफ्तार पर। मैंने ब्योमकेश की ओर देखा। उसकी आंखों में वही शांत चमक थी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तो यह कहानी यहीं खत्म होती है। ब्योमकेश ने हल्का सिर हिलाया। हाँ अजीत, पर याद रखना, हर रहस्य के खत्म होते ही नई कहानी जन्म लेती है, और हमें हमेशा तैयार रहना होगा। हम दोनों धीरे धीरे शहर की गलियों से गुजरते रहे, और मुझे पूरा विश्वास था, जब भी कोई नया अंधेरा सामने आएगा, ब्योमकेश अपनी अद्भुत बुद्धि और साहस से उसे उजाले में लाएगा। शजरूर कांटे की यह कहानी भले ही समाप्त हो गई, लेकिन इसके पीछे छुपी सीख, मनुष्य का अंधेरा, उसका गुस्सा, उसका अपमान, हमेशा हमारे साथ रहेगा।